किसी दूर दराज गांव में एक झोपड़ी थी जिसमें एक विधवा स्त्री धनिया देवी अपने इकलौते बेटे मनोहर के साथ रहती थी। झोपड़ी मिट्टी की थी, छत से घास झरती रहती थी और बरसात में अंदर पानी टपकता था। फिर भी उस झोपड़ी में ईमानदारी और ममता की गर्माहट थी। धनिया देवी दूसरों के घरों में कपड़े धोती थी, ठंडे पानी में घंटों हाथ डाले रहना, साबुन से फटे हाथ, और फिर भी शिकायत नहीं। उसी मेहनत से वो अपने बेटे का पेट भरती थी। मनोहर बचपन से ही ये सब देखता आया था। वो तेज दिमाग का था, मगर गरीबी ने उसकी पढ़ाई छीन ली थी। समय बीतता गया, धनिया देवी की कमर झुकने लगी, आंखों की रोशनी कम होने लगी, सांस तेज चल रही थी। उसने बेटे को पास बुलाया और कांपती आवाज में कहा, बेटा, अब मुझसे ये काम नहीं होता। हाथ जवाब देने लगे हैं, अब घर का बोझ तुम्हें उठाना होगा। मनोहर ने माँ के फटे हाथों को देखा, उसकी आंखें भर आईं। उसने दृढ़ स्वर में कहा, चिंता मत करो माँ, मैं काम ढूंढ लूंगा, अब आपको काम नहीं करने दूंगा। अगले ही दिन वो रोजगार की तलाश में निकल पड़ा। कभी किसी खेत पर गया, कभी किसी दुकान पर। कहीं कहाँ गया, काम नहीं है, कहीं कहाँ गया, कल आना। कई दिन यूं ही भटकते निकल गए। एक शाम वो गांव के सबसे बड़े मकान के सामने रुका। ऊंची दीवारें, भारी फाटक और अंदर चहल पहल। ये था मूलचंद सेठ का घर, गांव का सबसे अमीर और सबसे कंजूस आदमी। हिम्मत करके मनोहर ने दरवाजे पर आवाज दी, सेठ जी, क्या आपको नौकर की जरूरत है? सेठ ने ऊपर से नीचे तक उसे देखा, फटे कपड़े, दुबला शरीर। कुछ पल चुप रहने के बाद बोला, हाँ, जरूरत तो है। इतना कहकर उसने उसी पल मनोहर को रख लिया। मनोहर के मन में उम्मीद की एक किरण जगी। लेकिन पहला दिन बीत गया, कोई काम नहीं। दूसरा दिन बीत गया, फिर भी कुछ नहीं। तीसरा दिन भी यूं ही निकल गया। सेठ न कुछ कहता, न कोई आदेश देता। मनोहर को यह सब अजीब लगने लगा। आखिर उसने हिम्मत करके पूछा, मालिक, आप मुझे कोई काम नहीं देंगे? सेठ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, देंगे, कल मेरे साथ चलना। उस मुस्कान में कुछ ऐसा था जिसे मनोहर समझ नहीं पाया। उसे क्या पता था कि अगले दिन उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। अगली सुबह सेठ मूलचंद ने मनोहर को बहुत तड़के जगा दिया। आज पहली बार उसके चेहरे पर जल्दी और बेचैनी थी। सेठ ने कहा, आज बहुत जरूरी काम है, ध्यान से करना। आंगन में एक मरा हुआ बैल पड़ा था, उसकी खाल अभी ताजी थी। सेठ ने आदेश दिया कि पहले बैल की खाल उतारी जाए। मनोहर को काम अजीब लगा, पर नौकर था, सवाल नहीं कर सकता था। उसने चुपचाप खाल उतार दी। उसके बाद सेठ ने 4 बड़े बड़े बोरे मंगवाए, 2 ऊंट तैयार करवाए। एक ऊंट पर बैल की खाल और खाली बोरे लाद दिए गए। दूसरे ऊंट पर सेठ खुद सवार हो गया। मनोहर पैदल ही साथ चल पड़ा। वे गांव से दूर बंजर रास्तों से होते हुए पहाड़ों की ओर बढ़ने लगे। रास्ता लंबा और सुनसान था, न कोई पेड़, न कोई आदमी, बस पत्थर, खामोशी और अजीब सी घबराहट। कई घंटों के बाद वे एक ऊंचे और वीरान पहाड़ के पास पहुंचे। सेठ ने ऊंट रोक दिया। चारों ओर गहरी खामोशी थी, मानो ये जगह इंसानों के लिए नहीं बनी हो। सेठ ने अचानक सख्त आवाज में कहा, खाल उतारो और जमीन पर फैला दो। मनोहर ने वैसा ही किया। अब खाल को उलट दो और उसके ऊपर लेट जाओ। ये सुनकर मनोहर चौंक गया। मालिक, ये कैसा काम है? सेठ ने घूरते हुए कहा, ज्यादा सवाल मत करो, जैसा कहा है वैसा करो। मालिक की आज्ञा मानना मजबूरी थी। मनोहर खाल पर लेट गया। उसी पल सेठ ने खाल को चारों ओर से मोड़कर उसे कसकर लपेट दिया। देखते ही देखते वो एक भारी बंडल बन गया। सेठ ने रस्सियों से उसे और कस दिया। इसके बाद सेठ चुपचाप पास की एक चट्टान के पीछे जाकर छिप गया। कुछ ही देर में ऊपर से पंखों की जोरदार फड़फड़ाहट सुनाई दी। 2 विशाल गिद्ध जैसे पक्षी आसमान से उतरते हुए आए। बैल की खाल से आती गंध ने उन्हें आकर्षित किया था। उन्होंने खाल को अपनी चोंचों में पकड़ा और बंडल को उठाकर हवा में ले गए। मनोहर की सांस रुक गई। वो समझ चुका था, ये कोई काम नहीं, बल्कि एक खौफनाक चाल थी। पक्षी उसे पहाड़ के शिखर पर ले गए और खाल को नोचने लगे। खाल फटी और मनोहर लुढ़कता हुआ बाहर आ गिरा। उसे जीवित देखकर पक्षी डर गए और उड़ गए। मनोहर कांपते हुए खड़ा हुआ। चारों ओर नजर डाली तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जमीन पर रंग बिरंगे पत्थर बिखरे थे, लाल, नीले, हरे, धूप में चमकते हुए। वे हीरे और रत्न थे। तभी नीचे से सेठ की आवाज गूंजी, अरे वहां खड़े क्या हो? जो पत्थर हैं नीचे फेंको। अब मनोहर को पूरी सच्चाई समझ आने लगी थी, लेकिन अभी असली धोखा बाकी था। मनोहर कुछ क्षण तक स्तब्ध खड़ा रहा। जिस पहाड़ की चोटी पर वो पहुंचा था, वहां जमीन साधारण पत्थरों से नहीं,
बल्कि चमकते हुए रत्नों से भरी पड़ी थी। धूप उन पर पड़ते ही लाल नीलम, नीले पत्थर और पारदर्शी हीरे आग की तरह चमक उठते थे। ऐसा दृश्य उसने कभी सपने में भी नहीं देखा था। पल भर को उसे लगा मानो देवताओं की कोई गुप्त संपत्ति उसके सामने खुल गई हो। नीचे खड़े मूलचंद सेठ की आवाज फिर गूंजी, इस बार पहले से ज्यादा उतावली और लालच से भरी हुई। उसने मनोहर को जल्दी जल्दी हीरे नीचे फेंकने का आदेश दिया। मनोहर ने कांपते हाथों से रत्न उठाने शुरू किए और एक एक कर नीचे फेंकने लगा। हर बार जब कोई हीरा नीचे गिरता, सेठ उसे लपक कर बोरों में भर लेता, मानो उसे डर हो कि कहीं वो सपना टूट न जाए। काफी देर तक ये सिलसिला चलता रहा। मनोहर ऊपर से हीरे फेंकता रहा और सेठ नीचे उन्हें समेटता रहा। तभी अचानक मनोहर के मन में एक सवाल बिजली की तरह कौंधा, मैं यहाँ से नीचे उतरूंगा कैसे? उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। पहाड़ की छोटी चारों तरफ से खड़ी चट्टानों और गहरी खाइयों से घिरी हुई थी। नीचे उतरने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। उसके शरीर में ठंड सी दौड़ गई। उसने नीचे झुककर सेठ को पुकारा और पूछा कि वो पहाड़ से नीचे कैसे आएगा। सेठ ने बिना ऊपर देखे बोरों में हीरे भरते हुए जवाब दिया कि पहले सारे हीरे नीचे फेंक दो, बाद में वो उतरने का तरीका बता देगा। उसकी आवाज में भरोसा नहीं बल्कि चालाकी छुपी हुई थी। मनोहर का मन आशंका से भर गया, लेकिन वो पूरी तरह सच्चाई समझ चुका था। उसने फिर भी कुछ देर तक हीरे नीचे फेंके। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी कुछ अजीब चीजों पर गई। ध्यान से देखने पर उसका दिल बैठ गया। वहां जगह जगह इंसानी हड्डियां बिखरी पड़ी थीं, टूटे हुए कंकाल, पुराने कपड़ों के चिथड़े और जंग खाई धातु के टुकड़े। अब उसे देर नहीं लगी समझने में कि वो पहला नहीं था जिसे इस पहाड़ पर लाया गया हो। उससे पहले भी कई लोग यहाँ आए होंगे, सेठ के नौकर, मजदूर, गरीब लोग जो हीरे फेंकते रहे और फिर कभी नीचे नहीं उतर पाए। ये पहाड़ नहीं बल्कि सेठ द्वारा बनाया गया एक मौत का जाल था। मनोहर के हाथ रुक गए। उसके भीतर डर, गुस्सा और पीड़ा एक साथ उमड़ने लगे। नीचे से सेठ की आवाज फिर आई, इस बार झुलाहट के साथ, कि हीरे फेंकते क्यों रुक गए? मनोहर ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अब सेठ की बातों पर भरोसा करने वाला नहीं था। उसी क्षण आसमान में अचानक तेज पंखों की आवाज गूंज उठी। मनोहर ने ऊपर देखा तो उसका दिल दहल उठा। एक विशाल उकाब उसके ऊपर चक्कर काट रहा था, मानो वो उसे अपना शिकार समझ चुका हो। अब मनोहर समझ गया कि वो केवल धोखे का शिकार नहीं था, बल्कि मौत उसके बिल्कुल करीब खड़ी थी। लेकिन डर के उस पल में भी उसका दिमाग काम कर रहा था। उसने मन ही मन ठान लिया कि वो यूं ही हार नहीं मानेगा। सेठ ने उसे यहाँ मरने के लिए छोड़ा था, मगर वो अपनी बुद्धि और साहस से इस जाल को तोड़कर ही रहेगा। आसमान में चक्कर काटता वो विशाल उकाब अब धीरे धीरे नीचे उतरने लगा था। उसके पंखों की फड़फड़ाहट से हवा कांप रही थी। मनोहर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उस भय के बीच भी उसका मन पूरी तरह खाली नहीं हुआ। उसे पता था कि यदि इस पल उसने होश खो दिया तो उसका अंत निश्चित है। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। भागने का कोई रास्ता नहीं था, न छिपने की कोई जगह। पहाड़ की चोटी खुली और बेरहम थी। जैसे ही उकाब ने उस पर झपट्टा मारा, मनोहर ने अंतिम क्षण में अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और पूरी ताकत से उसके पंजों को पकड़ लिया। पल भर के लिए वो झटके से हवा में उठ गया। उकाब ने जोर से चीख मारी और उसे झटक कर गिराने के लिए आकाश में चक्कर लगाने लगा। लेकिन मनोहर ने अपने हाथ ढीले नहीं छोड़े। उसकी उंगलियां दर्द से सुन्न हो रही थीं, पर उसने मन में एक ही बात दोहराई, अगर छोड़ा तो मौत तय है। काफी देर तक ये संघर्ष चलता रहा। अंततः उकाब थक गया और लड़खड़ाते हुए जमीन की ओर आया। एक झटके के साथ वो चट्टान से टकराया और मनोहर भी उसके साथ जमीन पर गिर पड़ा। गिरते ही मनोहर ने तुरंत उसके पंजे छोड़ दिए। उकाब फड़फड़ाता हुआ फिर से आसमान में उड़ गया और इस तरह मनोहर मौत के मुंह से बच निकला। काफी देर तक वो वहीं बैठा हाँफता रहा। जब सांसें सामान्य हुईं, तब उसने नीचे उतरने का रास्ता खोजा। किस्मत ने साथ दिया और एक संकरी पगडंडी उसे पहाड़ के नीचे ले आई। थका हारा लेकिन जीवित, मनोहर वापस इंसानी दुनिया में आ चुका था। उसके भीतर अब डर से ज्यादा आग थी, सेठ के धोखे की आग। कुछ दिनों बाद जब वो पास के बाजार में फिर से काम की तलाश कर रहा था, उसकी नजर अचानक उसी आदमी पर पड़ी, मूलचंद सेठ। वही कपड़े, वही चाल, वही घमंड। सेठ उसे पहचान नहीं पाया, क्योंकि उसके मन में कभी ये कल्पना ही नहीं आई थी कि कोई नौकर उस पहाड़ से जिंदा लौट भी सकता है। मनोहर ने सामान्य स्वर में पूछा, सेठ जी, क्या आपको फिर किसी नौकर की जरूरत है? सेठ ने उसे एक अनजान चेहरा समझा
और बिना सोचे समझे हाँ कर दी। कुछ ही समय बाद वही तैयारी शुरू हुई। मरा हुआ बैल, खाल, बोरे और ऊंट। सेठ को जरा सा भी शक नहीं हुआ। जब वे उसी पहाड़ पर पहुंचे, सेठ ने पहले की तरह खाल फैलवाई और आदेश दिया कि उस पर लेटा जाए। इस बार मनोहर ने शांत स्वर में कहा कि वो ठीक से समझ नहीं पाया है और सेठ से करके दिखाने को कहा। घमंड में अंधे सेठ ने खुद खाल पर लेटकर तरीका दिखाया। यही वो पल था जिसका मनोहर इंतजार कर रहा था। उसने खाल को चारों ओर से मोड़ा, सेठ को कसकर लपेटा और मजबूती से बांध दिया। सेठ चीखता चिल्लाता रह गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मनोहर पास की चट्टान के पीछे छिप गया। कुछ ही देर में वही दो विशाल पक्षी फिर से आकाश से उतरे और खाल के बंडल को उठाकर पहाड़ के शिखर पर ले गए। इस बार बंडल में मनोहर नहीं बल्कि मूलचंद सेठ था। अब खेल पलट चुका था। पहाड़ के शिखर पर जब बैल की खाल फटी तो मूलचंद सेठ लड़खड़ाता हुआ जमीन पर आ गिरा। वो घबराया हुआ चारों ओर देखने लगा, लेकिन उसे वही भयावह दृश्य दिखाई दिया जो कभी मनोहर ने देखा था। चारों तरफ बिखरे रत्न, चमकते हीरे और उनके बीच जगह जगह पड़ी इंसानी हड्डियां। ये वही जगह थी जहां उसने न जाने कितने गरीब और बेबस लोगों को लालच के जाल में फंसाकर मरने के लिए छोड़ दिया था। नीचे से मनोहर की आवाज गूंजी। उसकी आवाज में अब कोई डर नहीं था, बल्कि सच्चाई और न्याय का भार था। उसने सेठ से कहा कि अब समय आ गया है अपने किए हुए कर्मों को देखने का। सेठ ने घबराकर नीचे उतरने का रास्ता पूछा, ठीक वैसे ही जैसे कभी मनोहर ने पूछा था। मनोहर ने शांत स्वर में वही उत्तर दिया, पहले हीरे नीचे फेंको, फिर रास्ता बताया जाएगा। मूलचंद सेठ लालच और डर के बीच फंस चुका था। उसने एक एक कर हीरे नीचे फेंकने शुरू किए। मनोहर नीचे खड़ा होकर उन्हें बोरों में भरता गया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर लोभ नहीं था बल्कि संतोष था कि वो सेठ के छल का अंत कर रहा है। जब बोरे भर गए तो मनोहर ने ऊंट पर उन्हें लाद दिया। फिर उसने ऊपर देखकर कहा कि अब सेठ अपने चारों ओर ध्यान से देखे। जिन हड्डियों पर वो खड़ा है वे उन्हीं लोगों की हैं जिन्हें उसने कभी धोखे से इस पहाड़ पर मरने के लिए छोड़ा था। नीचे उतरने का रास्ता उनसे पूछा जाए। ये कहकर मनोहर ने ऊंट का मुंह मोड़ा और बिना पीछे देखे वहां से चल पड़ा। पहाड़ की चोटी पर मूलचंद सेठ अकेला रह गया। वो चीखता रहा, धमकियां देता रहा, मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन वहां उसे सुनने वाला कोई नहीं था। समय के साथ उसकी आवाज थक गई और अंततः उसे भी उसी जगह अपना अंत मिला जहां उसने दूसरों को मरने के लिए छोड़ा था। मनोहर हीरों और रत्नों के साथ अपने गांव लौटा। उसने सबसे पहले अपनी मां धनिया देवी के चरण छुए। मां ने जब बेटे को सुरक्षित देखा तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते हाथों से मनोहर का चेहरा छुआ, मानो यकीन करना चाहती हो कि ये कोई सपना नहीं। मनोहर ने मां को कुछ भी विस्तार से नहीं बताया, बस इतना कहा, अब उनके कष्ट के दिन समाप्त हो गए हैं। उसने अपने धन से एक छोटा सा पक्का घर बनवाया, दवाइयों और आराम का पूरा इंतजाम किया और पहली बार मां को बिना चिंता के सोते देखा। लेकिन वर्षों की मेहनत, ठंडे पानी में कपड़े धोना और भूख सहना मां के शरीर पर गहरी छाप छोड़ चुका था। शरीर को आराम मिला पर जीवन की डोर कमजोर हो चुकी थी। एक रात मां ने मनोहर को अपने पास बैठने का इशारा किया। दिए की मध्यम रोशनी में वो अपने बेटे को देर तक देखती रही, मानो उसकी छवि अपने मन में हमेशा के लिए उतार लेना चाहती हो। मां ने धीमी आवाज में कहा, उन्हें धन की कभी चाह नहीं थी। उन्हें बस इस बात की चिंता थी कि उनका बेटा ईमानदारी के रास्ते पर बना रहे। मनोहर ने आंखों में आंसू लिए उन्हें भरोसा दिलाया कि उसने वही किया है जो उन्होंने सिखाया था। किसी का हक नहीं छीना, किसी को धोखा नहीं दिया। ये सुनकर मां के चेहरे पर गहरा संतोष उतर आया। उन्होंने कहा, इंसान की असली पूंजी उसका चरित्र होता है और अगर जीवन में कभी मन डगमगाए तो मां की सीख को याद कर लेना। उस रात मां की पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ गई। मनोहर ने उन्हें पुकारा, लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। वर्षों बाद पहली बार मनोहर रोया, फूट फूट कर। उसके पास अपार धन था, लेकिन उसी धन के साथ उसने अपनी दुनिया का सबसे बड़ा सहारा खो दिया था। मां के अंतिम संस्कार के बाद मनोहर कई दिनों तक मौन में डूबा रहा। उसी मौन में उसने एक बड़ा निर्णय लिया। उसने तय किया कि वो इस धन और इस पहचान के साथ आगे नहीं जिएगा। उसे डर था कि कहीं वही धन उसे भी वैसा न बना दे जैसा उसने मूलचंद सेठ को बनते देखा था।
उसने अपना पुराना नाम, अपनी पुरानी पहचान और अपने अतीत को पीछे छोड़ने का निश्चय किया। कुछ आवश्यक धन लेकर वो गांव छोड़ गया। दूर एक ऐसी जगह पहुंचा जहां कोई उसे नहीं जानता था। वहीं से उसका नया जीवन शुरू हुआ। अब वो सबके लिए जीतू था। उसने एक छोटी सी झोपड़ी बनाई, पास की बंजर जमीन को सींचना शुरू किया और धीरे धीरे उसे हरियाली में बदल दिया। वो दिखावे से दूर रहा, सादगी को अपनाया और मेहनत को ही अपना धर्म बना लिया। माँ के संस्कार अब उसके जीवन की दिशा बन चुके थे। वो जान चुका था कि जीवन केवल बच जाने या अमीर बनने का नाम नहीं, बल्कि सही इंसान बने रहने का नाम है। और इसी बदले हुए मन, बदली हुई पहचान के साथ वो आगे उस रास्ते पर बढ़ चला जहां नियति ने उसके लिए नई परीक्षाएं और नए रिश्ते लिख रखे थे। नाम बदलने के बाद जीतू ने सबसे पहले अपने जीवन की रफ्तार धीमी कर दी। उसने न तो बड़े घर की चाह रखी और न ही लोगों को प्रभावित करने की कोई कोशिश की। जिस अनजान इलाके में वो पहुंचा था, वहां उसने जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा लिया और उसी के किनारे एक साधारण झोपड़ी बना ली। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, मिट्टी को हाथों से परखना, पानी की बूंद बूंद का हिसाब रखना, यही उसका नया जीवन बन गया। ये मेहनत दिखावे के लिए नहीं थी, बल्कि खुद को सही दिशा में बनाए रखने के लिए थी। दिन बीतते गए और जमीन ने उसका साथ देना शुरू कर दिया। जहां पहले सूखी दरारें थीं, वहां हरियाली उगने लगी। जीतू ने फलदार पौधे लगाए, फूलों की कतारें बनाईं और हर पौधे को बच्चे की तरह पाला। वो जानता था कि जमीन सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि धैर्य भी मांगती है। इसी धैर्य में उसने अपने बीते जीवन के घावों को भी भरना शुरू किया। इसी बीच एक रात भयानक तूफान उठा। तेज हवा, मूसलाधार बारिश और अंधेरा सब मिलकर रास्तों को डरावना बना रहे थे। उसी तूफान में एक व्यापारी अपने सफर से लौट रहा था। वो थे सेठ धर्मचंद्र। व्यापार में सफल, नाम में सम्मान और मन में बस एक चिंता, अपनी इकलौती बेटी का भविष्य। लगातार सफर और मेहनत से वो थक चुके थे। बारिश से बचने के लिए जब उनकी नज़र दूर एक झिलमिलाती लालटेन पर पड़ी, तो उन्होंने उसी ओर कदम बढ़ा दिए। वो रोशनी जीतू की झोपड़ी से आ रही थी। एक पल को धर्मचंद्र झिंझके। टूटी फूटी झोपड़ी और अजनबी जगह, लेकिन तूफान ने उन्हें अपनी हैसियत भूलने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही उन्होंने भीतर कदम रखा, जीतू तुरंत खड़ा हो गया। उसके कपड़े साधारण थे, लेकिन आंखों में विनम्रता थी। उसने बिना सवाल किए सेठ को बैठने का आग्रह किया और आश्रय दिया। जीतू ने चूल्हे पर जो था वही सामने रख दिया, साधारण दाल चावल। धर्मचंद्र ने पहले मना किया, लेकिन जीतू के आग्रह में ऐसा अपनापन था कि वे मना न कर सके। थकान और भूख के कारण वो साधारण भोजन उन्हें किसी भोज से कम नहीं लगा। खाते समय धर्मचंद्र उस युवक को देख रहे थे। उसके व्यवहार में कोई चालाकी नहीं, कोई स्वार्थ नहीं था। भोजन के बाद जब धर्मचंद्र ने देखा कि हांडी खाली हो चुकी है, तो उन्होंने पूछा कि अब वो क्या खाएगा। जीतू मुस्कुराया और बाहर चला गया। कुछ देर बाद वो ताजे फलों के साथ लौटा, अमरूद, पपीता और कुछ मौसमी फल। धर्मचंद्र हैरान थे, इतनी रात को इस तूफान में फल कहाँ से आए। जीतू ने बिना कोई बड़ी बात बनाए फल धोए, काटे और उनके साथ बैठकर खाए। रात गहरी हो चुकी थी। धर्मचंद्र खटिया पर सो गए और जीतू जमीन पर। सुबह जब बारिश थमी और सूरज निकला, तो धर्मचंद्र जैसे ही बाहर आए, चारों ओर फैला हुआ हरा भरा बगीचा, रंग बिरंगे फूल और फलों से लदे पेड़, ऐसा दृश्य उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने जीतू से पूछा कि इस बगीचे का मालिक कौन है। जीतू ने सहजता से कहा, ये उसी की मेहनत का फल है। ये सुनकर धर्मचंद्र और भी चकित हुए। इतना सुंदर बगीचा और इतनी सादी झोपड़ी, ये बात उनके मन में बैठ नहीं पा रही थी। जीतू ने बिना किसी दुख या गर्व के अपने अकेलेपन और मेहनत की कहानी बता दी। उस दिन धर्मचंद्र सेठ केवल एक बगीचा देखकर नहीं लौटे, वे एक ऐसे इंसान को पहचान कर लौटे जिसकी मेहनत में सच्चाई थी और स्वभाव में संस्कार। और जीतू के जीवन में बिना उसे पता चले एक नया अध्याय खुल चुका था। सेठ धर्मचंद्र उस सुबह जीतू के बगीचे से लौटे तो उनका मन असामान्य रूप से भारी था। व्यापार में उन्हें अच्छे लोग बहुत मिले थे, लेकिन ऐसा इंसान कम ही मिला था जिसकी मेहनत बोलती हो और जुबान चुप रहती हो। घर पहुंचते ही उन्होंने अपनी पत्नी और बेटी को पास बिठाया और पिछली रात की पूरी कथा सुनाई। तूफान, झोपड़ी, साधारण भोजन और वो अद्भुत बगीचा। उनकी पत्नी ध्यान से सुनती रही और बेटी चुपचाप मुस्कुराती रही।
पत्नी ने अंत में कहा, ऐसे लोग मिलते नहीं हैं जी। अगर वो हमारे साथ जुड़ गया तो हमारा व्यापार ही नहीं, घर भी संवर जाएगा। अगले ही दिन धर्मचंद्र फिर जीतू के पास पहुंचे। इस बार बातचीत लंबी थी। वे बगीचे में टहलते रहे, पौधों को देखते रहे और अंत में सेठ ने बात छेड़ी। जीतू, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ फल फूल का व्यापार शुरू करो। खेत तुम्हारे होंगे, बाजार मेरा, मुनाफा बढ़ेगा और काम भी। जीतू ने कुछ देर सोचा और बोला, सेठ जी, मुझे धन से ज्यादा स्थिरता चाहिए। अगर आप ईमानदारी से साथ देना चाहते हैं तो मैं भी पूरा मन लगा दूंगा। समझौता हो गया। समय बीतने लगा। जीतू खेतों में दिन रात मेहनत करता रहा और सेठ धर्मचंद्र बाजार में नाम बनाते रहे। व्यापार पहले से कई गुना बढ़ गया। दूर दूर के नगरों से व्यापारी आने लगे। लोग सेठ के साथ साथ जीतू की भी प्रशंसा करने लगे। लेकिन सफलता के साथ मन में सवाल भी जन्म लेते हैं। एक दिन शाम को जीतू अकेला खेतों में बैठा था। मिट्टी से सने हाथों को देखता हुआ वो बुदबुदाया, मेहनत मेरी, जमीन मेरी, फिर भी मैं केवल मजदूरी क्यों ले रहा हूँ? मुझे डर लगता है कि फिर से कोई मेरा इस्तेमाल न कर ले। कहीं पिछली बार की तरह इस बार भी मेरे साथ धोखा न हो जाए। कई रातों तक वो यही सोचता रहा। अंततः उसने सेठ धर्मचंद्र से साफ बात करने का निश्चय किया। अगले दिन उसने विनम्र लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, सेठ जी, व्यापार आज जहां पहुंचा है उसमें मेरी मेहनत का बड़ा हाथ है। मैं मुनाफे में हिस्सा चाहता हूं, सिर्फ तनख्वाह नहीं। धर्मचंद्र चौंक गए। उन्होंने कुछ पल बाद कहा, जीतू, तुम्हारी मेहनत पर मुझे कोई शक नहीं, लेकिन व्यापार की शर्तें पहले से तय हैं। हिस्सेदारी की बात उनमें नहीं थी। जीतू ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं झगड़ा नहीं चाहता सेठ जी। अगर ये मुमकिन नहीं तो इस महीने का पूरा हिसाब कर दीजिए, मैं अलग हो जाऊंगा। उस रात धर्मचंद्र बहुत परेशान रहे। उन्होंने सारी बात पत्नी को बताई। पत्नी कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, जी, जीतू लालची नहीं है, वो सम्मान चाहता है। अगर वो चला गया तो हमारा व्यापार टूट जाएगा। मेरे पास एक उपाय है। सेठ ने उत्सुक होकर पूछा, कैसा उपाय? पत्नी ने धीरे से कहा, उसे हिस्सेदार बनाने के लिए कागज नहीं, रिश्ता जोड़ दीजिए। हमारी बेटी की शादी उससे कर दीजिए, वो हमारा दामाद बनेगा तो व्यापार भी परिवार का हो जाएगा। धर्मचंद्र कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, तुम ठीक कह रही हो, ये सौदा नहीं, संबंध होगा। अगली सुबह सेठ ने जीतू को बुलाया। स्वर में कठोरता नहीं, अपनापन था। जीतू, मैं तुम्हें साझेदार नहीं, परिवार का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी बेटी से विवाह करोगे? जीतू ये सुनकर अवाक रह गया। उसकी आंखों के सामने माँ की सीख तैर गई, सादा रहना, सही रहना। उसने सिर झुकाकर कहा, अगर आपकी बेटी और आप दोनों की सहमति है तो मुझे ये रिश्ता स्वीकार है। शुभ मुहूर्त में विवाह हुआ, सादगी से, सम्मान के साथ। जीतू अब केवल खेतों का मालिक या मेहनती युवक नहीं रहा, वो एक बेटा, एक पति और एक साझेदार बन चुका था। समय के साथ व्यापार और परिवार दोनों फलने फूलने लगे। जीतू ने समझ लिया कि हर लड़ाई हिस्सा मांगकर नहीं जीती जाती। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो अधिकार से बड़े होते हैं। और इस तरह मनोहर, जो कभी धोखे का शिकार हुआ था, अब अनुभव, संयम और समझ के साथ अपने जीवन की सबसे सच्ची जीत पा चुका था।